प्रेक्षा ध्यान के बारे में हमने सुना है, नहीं भी सुना है तो कुछ प्रमुख बातें हम यहाँ पर बता देंगे। प्रेक्षा ध्यान एक वैज्ञानिक ध्यान की पद्धति है। केवल ध्यान की पद्धति नहीं, जीवन दर्शन है जो हमारे जीवन को सही राह दिखाने के लिए बहुत ही कारगर है। आज हम उसके एक विशेष चर्चा करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि ये डायनेमिक प्रेक्षा मेडिटेशन क्या है तो ये प्रेक्षा मेडिटेशन ही, लेकिन हम प्रेक्षा मेडिटेशन में और ज्यादा एनर्जी आप कैसे दे सकते हैं प्रयोग में, ताकि इसका और अधिक लाभ आपको मिल सके। तो एक तरह से आपका जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है उसको हम कुछ एक्सटेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास है डायनेमिक परीक्षा मेडिटेशन की तरफ से। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना कंसेप्ट कुछ और क्लियर करने के लिए कुछ थ्योरी हमें बतानी पड़ेगी। पहली तो बात यह है कि हम परीक्षा मेडिटेशन या मेडिटेशन क्यों करते हैं। सामान्यतः जब हमारे जीवन में स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो हमें मेडिटेशन की बात बताई जाती है। तो प्रेक्षा मेडिटेशन से भी आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, जैसे सामान्य मेडिटेशन से भी हो सकता है। लेकिन प्रेक्षा मेडिटेशन स्पेशलिस्ट मेडिटेशन है। इसमें केवल आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जुड़े तो ये बहुत हल्की बात होगी। जैसे डॉक्टर का काम, कंपाउंडर का काम आप किसी डॉक्टर से लेते हैं तो वैसी बात हो जाए। तो कम से कम एक पर्पस और हमें ऐड करना चाहिए, और वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। मेरे अंदर विकास होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये दो ऑब्जेक्टिव कम से कम, और भी कई ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। स्वास्थ्य होना चाहिए, शक्ति जागरण होना चाहिए, सत्य की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन कम से कम दो पर्पस तो आप अपना रखें ही, कि मैं स्ट्रेस से फ्री रहूं और मेरा विकास होता रहे। अब ये जो मेडिटेशन के बारे में हम जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, कि कोई शांत जगह, एकांत जगह हम बैठकर आंखें मूंद करके प्रेक्षा मेडिटेशन या कोई भी मेडिटेशन करते हैं। लेकिन ये जो है वो मेडिटेशन का एक प्रकार है, कंप्लीट नहीं। दूसरा प्रकार या दूसरा रूप भी हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए, और वो है अप्रतिबद्ध समय से अप्रतिबद्ध, स्थान से अप्रतिबद्ध। जहां आपकी आंख खुली भी रह सकती है, चलते फिरते या फिर कोई भी काम करते हुए भी ध्यान का कुछ प्रयोग हम कर सकते हैं। और ये जो हम आज क्लास कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसका मुख्य पर्पज आपको ये जो सेकंड पार्ट है, जिसे हम अपने लिए उसका नाम दे रहे हैं सेकेंडरी, और जो पहले आप जानते हैं उसको नाम प्राइमरी दे रहे हैं। हो सकता है इसका नाम कुछ और हो, ये हमारी समझ के लिए हमने इसका दो टाइप बना दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो सामान्यतः आप देखते हैं और आप आसानी से आपको जगह जगह मिल जाती है। सेकेंडरी की चर्चा हम आप इधर विशेष रूप से करने वाले हैं, और समय होगा तो प्राइमरी की हल्की फुल्की चर्चा हम करेंगे, लेकिन मेन सेकेंडरी की चर्चा। अब प्रेक्षा मेडिटेशन के बारे में शायद हम जानते भी होंगे या नहीं भी जानते। जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, तो भी तीन मुख्य बातें मैं चाहूंगा आप अवश्य जानें, उसका विशेष ध्यान रखें अगर हम प्रेक्षा मेडिटेशन का समग्र रूप से लाभ लेना चाहते। तो पहली बात क्या है कि प्रेक्षा मेडिटेशन का मेन एम आपको शांति और स्वास्थ्य देना नहीं है। प्रेक्षा मेडिटेशन का मेन एम है प्यूरिफिकेशन ऑफ साइक, यानी चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि प्रेक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य है।
इस रूप से हम प्रेक्षा ध्यान को हमें करना चाहिए। अब ये चित्त क्या है और चित्त अशुद्ध क्यों होता है? सामान्य भाषा में चित्त को कह सकते हैं ये हमारा इंटरनल बॉस है, जो हमारी एक्टिविटीज, जो कॉन्शियस एक्टिविटीज है, जो बोलने की, करने की या सोचने की एक्टिविटी जो हम सामान्य रूप से करते हैं, उसको कंट्रोल करने का जिसे पावर दिया गया है मैनेजमेंट करने का, वो है चित्त। कंप्लीट चेतना नहीं है, लेकिन जो चित्त का जो पार्ट ये कंप्लीट ये काम करता है, कंट्रोल करने वाला या कर सकता है, वह है चित्त। अब ये इम्प्योर क्यों होता है? इम्प्योर होता है कसाय के अभ्यास, कसाय के प्रभाव से। कसाय क्या चीज? कसाय है फीलिंग ऑफ लाइक एंड डिसलाइक। एक दृष्टि से शॉर्ट में हम इसको समझ सकते हैं, राग द्वेष जो है, किसी को के प्रति हमारा अट्रैक्शन है, किसी से रिपल्सन है, कोई चीज हम चाहते हैं, प्रिय है, कोई अप्रिय है, प्रिय की तरफ जाते हैं, अप्रिय से दूर भागते हैं। तो अगर कसाय हमारे जीवन को गाइड करता है, तो वो, इसका मतलब हमारा चित्त जो है वो अपना रोल नहीं कर रहा है, चित्त कसाय के इफेक्ट से इम्प्योर हो गया। और अगर चित्त इम्प्योर हो जाता है तो क्या होता है, हमारे एक्शंस भी इम्प्योर होंगे, क्योंकि उसका प्रभाव कसाय होगा। ड्राइवर की सीट में तो चित्त बैठा है, लेकिन बैक सीट में कसाय जो है वो अपना काम कर रहा है और गाड़ी इधर उधर ले जा रहा है। तो हमारे एक्शंस इम्प्योर होंगे, तो हमारी लाइफ भी इम्प्योर हो जाएगी। तो लाइफ को हम सार्थक बनाना चाहते हैं, लेकिन वैसे एक्शंस नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और वैसे एक्शंस अब कैसे करेंगे जब हमारा चित्त शुद्ध रहे। तो चित्त की शुद्धि परीक्षा ध्यान का मुख्य उद्देश्य, ये पहली बात है। तीन बातें हम बताने वाले हैं परीक्षा ध्यान के बारे में। पहली बात, चित्त की शुद्धि मुख्य उद्देश्य। दूसरी बात, ये चित्त की शुद्धि हमें करना है, लेकिन चित्त की शुद्धि करने के लिए हमारे पास मेन हथियार क्या है? मेन हथियार है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, यानी स्वयं स्वयं को देखना। हम दूसरे को देखते हैं सामान्य रूप में, लेकिन इस ध्यान में ये कहा जाता है कि हमें स्वयं स्वयं को देखना है। और स्वयं को जो देखना है, कैसे देखना है? देखना तो हम रोज करते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। तो देखते हैं, गहराई से देख। एक देखना एक बात है, और गहराई से देखना बिल्कुल अलग बात। और उस गहराई से देखने का अर्थ होता है प्रेक्षा, और इसी से ये प्रेक्षा ध्यान का नामकरण इसमें हुआ है। प्रेक्षा का मतलब होता है गहराई से देखना, डीप परसेप्शन। अब डीप परसेप्शन का क्या महत्व है? सामान्य देखना और गहराई से देखना का क्या महत्व है? सबसे खास महत्व है, और भी महत्व की बात है, सबसे प्रैक्टिकल बात यह है कि जब हम गहराई से देखते हैं, यानी केवल देखते हैं, यानी राग द्वेष रहित होके देखते हैं। राग द्वेष रहित होकर कैसे देखते हैं? जब हम गहराई से देखते हैं, देन वी डोंट थिंक। उस समय हम सोच नहीं सकते, सोचते नहीं, सोच ही नहीं सकते। क्योंकि जब हम देखते हैं तो सोचते नहीं, और सोचते हैं तो देखते नहीं। दोनों क्रिया साथ साथ नहीं चलती। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जिस समय हम प्रेक्षा कर रहे होते हैं, उस समय हमारी थिंकिंग जो है अपने आप कंट्रोल हो जाती है, सोचने की प्रक्रिया कंट्रोल हो जाती है, यानी कषाय ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। जब चिंतन ही नहीं चलेगा तो कषाय अपना काम कैसे करेगा? तो जब जब हम प्रेक्षा में रहते हैं, तब 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 हमारा चिंतन भाव कंट्रोल में रहता है। और अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रयोग करेंगे। हमारा प्रयोग रहेगा, सबसे पहले हम चित्त की शक्ति को हम जानेंगे। चित्त की शक्ति क्या है? चित्त की शक्ति हमारे ऊपर करनी है, हमारे ऊपर होती है, मन के ऊपर, शरीर के ऊपर, हमारी भाषा के ऊपर। उसका हम कुछ प्रयोग करेंगे।
जैसे हमारा ये शरीर है, तो शरीर को हम चित्त के मदद से दो अलग अलग पोर्शन में ले जाए। पहली पोर्शन नेगेटिव रहेगी, दूसरी पोर्शन पॉजिटिव रहेगी। नेगेटिव पोर्शन क्या रहेगी कि शरीर जो है वो सामने की तरफ या पीछे की तरफ झुका हुआ है, शरीर में कुछ चंचलता है और शरीर में कुछ अकड़न, ये हुआ नेगेटिव। और पॉजिटिव क्या होगा, जब हम सीधे बैठे हुए हैं, शरीर में कोई अकड़न नहीं है और शरीर स्थिर है, इसमें चंचलता नहीं। तो आइए हम, मैं बोल रहा हूं नेगेटिव पोजिशन ऑफ बॉडी। अब आप आंखें बंद करके चित्त की मदद से नेगेटिव पोजिशन में शरीर को ले जाएं और उसे देखें। शरीर में अकड़न, शरीर का पोस्चर सीधा नहीं और शरीर स्थिर नहीं। अब पॉजिटिव, शरीर को स्थिर करें, स्थिर करें और कोई अकड़न से मुक्त हो जाएं, सभी प्रकार की अकड़न को छोड़ें। मेरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, कहीं कोई अकड़न नहीं है, कहीं कोई हलचल नहीं। अब इसी मुद्रा में आंखें बंद रखते हुए मन के साथ हम कुछ क्रिया करेंगे। मन की नेगेटिव पोर्शन, मन की नेगेटिव पोर्शन क्या है कि मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, एक साथ कई तरह के विचार आ रहे हैं। तनाव का कारण होता है नेगेटिव एक्शन। तो मन के नेगेटिव पोर्शन में जाकर उस स्थिति का अनुभव करें। कई तरह के विचार, कल के विचार, परसों के विचार, आज के विचार, अपने विचार, दूसरों के विचार, विचारों का शोर है अंदर, विचारों की अशांति है। अब अपनी चित्त का पावर यूज करें, भीतर के बॉस को जगाएं, विचारों को शांत करें। कोई विचार नहीं, भीतर पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस, चित्त का पावर यूज करें, भीतर कोई विचार नहीं। विचार आपकी अनुभूति से ही कोई अपना कार्य कर सके, ऐसा पावर यूज करें या विकसित करें। तीसरा है भावना, भावना पर आपका कंट्रोल, ये सबसे खतरनाक है और ये मन को और शरीर को, ये दोनों को कंट्रोल करता है भावनात्मक नेगेटिव पोर्शन। सबसे घातक यही है। तो बाहर से कई निमित्त बनते हैं, जैसे किसी ने कुछ कह दिया या कहना चाहिए हम चाहते हैं लेकिन कहा नहीं और हमने बुरा ले लिया। अब मन में नेगेटिव विचार, गुस्से के विचार, हताशा के विचार, निराशा के विचार, मन को नेगेटिव पोर्शन में ले जाइए। नेगेटिव विचार, नेगेटिव दिशा, नेगेटिव भाव और बढ़ते जाते हैं, चिंताएं बढ़ती जाती है, तनाव बढ़ते जाता है, भय बढ़ते जाता है। अब उसको चेंज करें, डायरेक्शन चेंज करें, सोच की दिशा को चेंज करें, सोच को पॉजिटिव बनाएं। ये धूप छांव चलती रहती है, ये आती है जाती है, ये गलती सामने वाले की जो भी है, पर मैं अशांत नहीं होऊंगा। ये आज नेगेटिव है, कल ये पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं भी हो, मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं शांत रहूंगा। मेरे को अपने काम में काम लगना है, इन विचारों में, इन भावनाओं में नहीं फंसना है। इस तरह से कोई भी विचार जो आपको सूट करे, लेकिन अपनी भावना को हमने संभाल कर रखना।
भावना को नेगेटिव नहीं होनी। कितनी भी असफलता मिले, कितनी भी निराशा मिले, निंदा मिले, हम चाहें तो अपनी भावना को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो ये हमने चित्त का एक प्रयोग किया। अब हम श्वास के साथ एक छोटा सा प्रयोग। अब मैं जैसे बोलूंगा वैसे आप श्वास के साथ देखने का प्रयोग और या कुछ सोचने का प्रयोग करें, दोनों में स्विच करें। पहले मैं चाहूंगा कि आप बीते हुए कल के लिए सोचें, कल क्या हुआ था, कल आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं। पास्ट को याद करें। अब स्विच करें। मेरा दूसरा इंस्ट्रक्शन है, श्वास को देखें। श्वास आपका कितना लंबा है, अपनी श्वास को देखें, अपनी नॉर्मल श्वास को देखें, मेरी श्वास कितनी लंबी है और उसकी स्पीड कैसी है। केवल जानना है, केवल देखना है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। कैसी है और गहराई कैसी है। अब आने वाले कल के बारे में सोचिए। कल का दिन क्या होने वाला है, कल मेरा क्या क्या काम होने वाला है, क्या क्या मुझे करना है, क्या लेना है, क्या देना है। कल के बारे में सोचिए। कुछ करिए देखने में। अब वापस अपनी श्वास को देखें। श्वास के साथ पेट की मांसपेशियों को अनुभव करें, देखें पेट की मांसपेशियों का मूवमेंट कैसे हो रहा है। मैं श्वास ले रहा हूं तो पेट बाहर जाना चाहिए, श्वास छोड़ रहा हूं तो पेट भीतर जाना चाहिए। श्वास भीतर, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट भीतर। लेकिन क्या ऐसा ही हो रहा है? देखें और जानें। श्वास का अनुभव और पेट की मांसपेशियों के फूलने सिकुड़ने का अनुभव। ये हमने दो प्रयोग किए। अब हम आगे बढ़ने का पुनः प्रयास करते हैं। तो ये हमने ये देखा कि जब हम सोचते हैं उस समय देखते नहीं, जिस समय हम देखते हैं तो उस समय सोचते नहीं। यानी जब जब हम देखने में अपने आप को लगा देते हैं तो सोचने की प्रक्रिया अपने आप कंट्रोल हो जाती है। और सोचने की प्रक्रिया को कंट्रोल करने का मतलब कसाई को आपने कंट्रोल किया, कसाई को आपने कमजोर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा सिद्धांत क्या बोलता है? तीसरा सिद्धांत जो हम यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं वो है कि मेन एक्सरसाइज जो होता है परीक्षा ध्यान में, जो बताया जाता है, किया जाता है, वो है परसेप्शन ऑफ लॉन्ग ब्रीथिंग। यानी परीक्षा का अभ्यास करना है तो स्वयं को देखना है। तो स्वयं को, आत्मा को तो हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा से कनेक्टेड चीजें को देखते हैं। और सबसे उसके नजदीक कनेक्टेड है श्वास। तो श्वास हमारा बहुत बड़ा साथी है, ये हमारा इंटरनल फ्रेंड है। श्वास बहुत बड़ा हमारा इंटरनल फ्रेंड ही नहीं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भाषा में ये हमारा भीतर का देवता है। हम बाहर तो देवता की आराधना करते हैं, पर भीतर का ये जो देवता है हमारे लिए इतना पावरफुल है, उसको हम भूल जाते हैं। परसेप्शन ऑफ लॉन्ग ब्रीदिंग, ये एक प्रकार की आराधना है भीतर के
देवता की लॉन्ग ब्रीदिंग, यानी श्वास धीमा और लंबा चलना चाहिए और उसकी प्रेक्षा करनी चाहिए। लंबी श्वास का क्या महत्व है कि आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तीनों स्वास्थ्य को ये पुष्ट करता है। शारीरिक इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन हम ज्यादा लेते हैं तो एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकलता है, यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। मेंटल कैसे होता है कि आपका डीप लॉन्ग ब्रीदिंग होगा तो आपके विचार कम आएंगे, विचार कम आएंगे तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, तो भी तनाव कम होगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और तीसरी बात है भावनात्मक कंट्रोल, भावनात्मक स्वास्थ्य। तो जब हम लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है कि नेगेटिव विचार आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, या करते हैं तो ज्यादा तेज प्रहार नहीं कर सकते। तो तीनों दृष्टि से हम अपने आप को मजबूत करते हैं, स्वस्थ करते हैं जब हम लॉन्ग ब्रीदिंग से जुड़ते हैं। और अगर लॉन्ग ब्रीदिंग की प्रेक्षा से जुड़ते हैं तो डबल बेनिफिट हमें होता है। प्रेक्षा का जो बेनिफिट है वो भी आपको मिलता है। प्रेक्षा मन का, शरीर का एक्सरसाइज नहीं है, प्रेक्षा आपकी आत्मा का एक्सरसाइज है। आपकी देखने जानने की शक्ति बढ़ती है। तो हम अभी हम प्रयोग करेंगे श्वास के लिए, छोटा सा प्रयोग करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोग है। सबसे पहले कल्पना करें कि आपने बहुत शारीरिक श्रम किया। अभी तो आपने श्रम नहीं किया है, अभी हम बैठे हुए हैं तत्कालीन दृष्टि से। लेकिन ये कल्पना करें या मानसिक या शारीरिक श्रम हमने बहुत किया है, और अपने आप को आंखें बंद करके ध्यान की पोस्टर में ले जाइए। सीधे बैठना, गर्दन मेरुदंड सीधा, बिना कोई अकड़न के, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा, वीतराग मुद्रा। सबसे पहले कल्पना करें कि आपने बहुत श्रम किया है, आपके शरीर में अकड़न पैदा हो गई है और आपका श्वास फास्ट हो गया है, तेजी से श्वास चल रहा है, या मेंटली हम आवेश में आते हैं या शारीरिक श्रम करते हैं तो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है और श्वास तेज चलती है। थोड़ी एबनॉर्मल कंडीशन है, लेकिन कुछ देर के लिए जरूरी होता है। तो तेज श्वास चल रही है, ऐसी पोजीशन में अनुभव करें अपने आप को। अब इस पोजीशन से हमें नॉर्मल में आना है, या नॉर्मल से भी बेटर पोजीशन में आना है। शरीर को ढीला छोड़ दें, अपने आप को, मेरे को रिलैक्स करना है, नॉर्मल पोजीशन में लाना है। अब मेरा काम हो गया, शारीरिक या मानसिक जो भी काम है। अब मैं अपने आप को नॉर्मल पोजीशन में लाऊं, नहीं तो मैं तनाव में चला जाऊंगा। श्वास को भी धीरे धीरे नॉर्मल होने दें, धीरे धीरे लंबा होने दें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। अपने नॉर्मल श्वास को लंबा श्वास बना दें, जैसे आपकी नॉर्मल श्वास लंबा श्वास है। लंबे सांस श्वास के साथ ऐसे जुड़ जाएं जैसे ये आपका नेचुरल श्वास है। शरीर की शिथिलता का अनुभव करें और श्वास के लंबे धीमे होने का अनुभव करें। चारों के तनाव से भी मुक्त होने का अनुभव करें। श्वास हमारा मित्र है, उसके साथ कनेक्शन बनाए रखें।
अपने मित्र के साथ बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है। देवता के साथ बैठे हैं, देवता की शरण में बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है। चिंता की क्या बात है जब मेरा देवता मेरे साथ है। कनेक्शन बनाए रखेंगे। शरीर की शिथिलता का अनुभव करें, रिलैक्सेशन का अनुभव करें। मन की शांति का अनुभव करें। भाव भी पॉजिटिव है, अनुभव करें, आनंद में है, अनुभव करें। भीतर कोई विचार का शोर नहीं है, भावनाओं का तनाव नहीं है। अब धीरे धीरे आंखें खोलें, लेकिन कनेक्शन आपका श्वास के साथ बना रहे। आंखें खुली है, पर श्वास के साथ कनेक्शन टूटा नहीं। ये कनेक्शन बने रहना चाहिए यथासंभव। श्वास के साथ मेरा कनेक्शन बना हुआ। श्वास के साथ हूँ, श्वास मेरे साथ। अब हम इस प्रयोग को थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे। अब हम मीटिंग से एक ब्रेक लेंगे, लगभग 4-5 मिनट का ब्रेक। श्वास के साथ कनेक्शन बना रहे। मीटिंग के साथ ब्रेक आपका होगा छोटा सा, लेकिन श्वास के साथ ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप मीटिंग के ब्रेक होने के बाद थोड़ा टहल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, या इधर बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन श्वास के साथ कनेक्शन बनाए रखेंगे। और उसी कनेक्शन के साथ 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट से पहले इस मीटिंग से आपको वापस जुड़ जाना है। श्वास के साथ आपका कनेक्शन बना रहे, इसी भावना और विश्वास के साथ ये मीटिंग को टेम्पोररी मैं ब्रेक दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर हम वापस मिल रहे हैं, सभी जल्द से जल्द वापस आए। मीटिंग में आपका पुनः स्वागत है। ब्रेक थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आशा करते हैं आपके श्वास के साथ ब्रेक नहीं हुआ है। श्वास के साथ कनेक्शन आपका बनाए रखना है। ऐसे ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। श्वास के साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिनाई भी हो सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। उतना कठिन भी नहीं है, थोड़ा अभ्यास से ही आपका काम आसान है। अब इसे हम अपने जीवन में धीरे धीरे कैसे लाएं, ताकि इसका लाभ हमें अधिक से अधिक मिले। तो अगर हम लगातार श्वास के साथ जुड़ने का क्रम नहीं अपना सकते, क्योंकि एक साथ सारा परिवर्तन नहीं होता है, तो सेलेक्टिव जगह कम से कम हम अपने आप को श्वास के साथ जोड़ने का प्रयास करें। उसका एक इम्पॉर्टेंट टाइम है आफ्टर वेकिंग अप। वेकिंग अप जब हम उठते हैं, उस समय सीधे अपने श्वास, अपने जो इष्ट का स्मरण करते हैं वो आप करिए, और साथ साथ में आप श्वास के साथ जुड़ जाइए। और श्वास के साथ जुड़ जाइए,
मित्र के साथ बात कर सकते हैं, देवता की आराधना कर सकते हैं कि मुझे ये दिन शांति पूर्वक जीना है, प्रेम के साथ जीना है, आनंद के साथ जीना है, जागरूकता के साथ जीना है, कंट्रोल के साथ जीना है, और इस दिन को मेरे को सार्थक बनाना है। इस तरह की भावना के साथ अपने आत्मा के साथ बात कर रहे हैं। माध्यम है श्वास। इसके अलावा और कब प्रयोग कर सकते हैं? जब आप वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग के साथ टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। नो टॉकिंग वाइल वॉकिंग। अपने स्वयं से भी टॉकिंग मत करिए। और क्या कर सकते हैं? थोड़ी सी मुस्कान के साथ श्वास की अनुभूति कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर सिद्ध हो सकता है। तो श्वास की अनुभूति करें और शक्ति का विकास करें और तनाव को दूर रखें। इसके अलावा भोजन का समय बहुत ही सुंदर अभ्यास का समय है। अगर आहार योग हम करते हैं तो शरीर का स्वास्थ्य तो होता ही है, उसके साथ मल्टीपल ढंग से आपका स्वास्थ्य पुष्ट हो सकता है। केवल शरीर के लिए आपने भोजन लिया है, लेकिन ये भोजन निमित्त बन सकता है आपके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और शक्ति का भी ये निमित्त बन सकता है भोजन, यदि आपका धीरे धीरे प्रयोग इसके साथ सेट हो जाता है। इसके अलावा नॉर्मल कोर्स, ये अन्य छोटी मोटी जो क्रियाएं होती है उसके साथ भी जोड़ सकते हैं, मंजन करने आदि के साथ। एक विशेष मैं उदाहरण देना चाहूंगा, शौचालय का, टॉयलेट का। शौचालय का मतलब ये नहीं हमें ज्यादा सोचना है। शौचालय एक बहुत बड़ा एक प्रयोग हो सकता है। ये सारे हो सकता है इस पूरे जीवन में एक शौचालय जो है वो केवल आपका प्राइवेट चैम्बर है। उस समय श्वास परीक्षा का प्रयोग कर सकते हैं और भावनाओं, मतलब भावना और विचारों से मुक्त रहकर केवल श्वास की अनुभूति करें, कंट्रोल करें, तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम करेगा। और भी क्रिएटिव उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिफोर गोइंग टू स्लीप, जब आप सोने से पहले भी अनेक तरह के विचार आने की संभावना रहती है, लेकिन उस समय भी अपने आप को तनाव से खाली करके सोएं। होमवर्क लेके मत जाएं, सबकॉन्शियस माइंड में आप प्रवेश कर रहे हैं, होमवर्क लेके मत जाएं, खाली आ जाएं। या पॉजिटिव थिंकिंग और या फिर नो थिंकिंग, कभी भी नेगेटिव या अनेक विचारों के साथ नींद में प्रवेश न करें। तो बॉडी को आप पैर से लेकर सिर तक पूरे बॉडी को शिथिल करें और श्वास के साथ जोड़कर भावना को, विचारों को शांत करें। और यहाँ पर आप शक्ति आदि का न सोचें, जैसे आप सुबह सुबह आपने सोचा, केवल शांति का अनुभव करें। शांति भीतर प्रवेश कर रही है और शांति भीतर से बाहर फैल रही है। केवल शांति का अनुभव करते करते हम निद्रा में प्रवेश करते हैं, तो बेस्ट निद्रा होती है। तनाव के दुष्प्रभाव से मुक्त होने का बहुत बड़ा अभ्यास है। इसे हम योग निद्रा का नाम भी दे सकते हैं। तो ये प्रोग्रेसिव स्टेप से धीरे धीरे आप श्वास, डायनेमिक, इसको हम बोलेंगे डायनेमिक परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग के साथ हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही पावरफुल प्रयोग बन सकता है। आपने अलग से कोई समय नहीं निकाला, लेकिन फिर भी आपका पावर कैसे जनरेट हो जाएगा, कैसे आपके जीवन से नेगेटिव दूर जाएगा, कैसे पॉजिटिव अंदर आएगा, उसके बारे में थोड़ी सी मैं व्याख्या करूंगा। डायनेमिक, इसको हम नाम देते हैं, इसका स्टैंडर्ड नाम जो भी है, इसका हम अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम हमने दिया है डायनेमिक परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग, जो आप कभी भी कर सकते हैं। तो इससे आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे खास बात है कि जब आप श्वास के साथ जुड़ते हैं, अननेसेसरी विचार आपके नहीं आएंगे, क्योंकि आप विचार के साथ जुड़े हुए हैं। और नेगेटिव विचार तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, मतलब आने की संभावना आपकी बिल्कुल कम रहेगी, बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगी इनको अवॉइड करने की।
नेक्स्ट, स्ट्रेस आना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि आप श्वास के साथ जुड़े हैं। श्वास से जुड़ने का मतलब प्रेजेंट के साथ जुड़े हुए। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। ना आप बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे, ना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। इन दोनों जगह से तनाव आने की संभावना रहती है। कल मैंने क्या किया, अब कल मेरे को क्या करना है, एक महीने के बाद क्या होने वाला है। ये तनाव के बहुत बड़े द्वार हैं। ये सारे द्वार बंद हो जाते हैं, केवल वर्तमान का द्वार खुला रहता है। तो आपके तनाव के आने का रास्ता बंद हो जाता है, और तनाव आता है तभी आपकी वो हेल्थ को डिसबैलेंस करने की उसकी संभावना रहती है, बहुत ज्यादा संभावना रहती है। यदि तनाव का मैनेज नहीं करते हैं तो आपका हेल्थ बेटर होते जाता है। नेक्स्ट, कंट्रोल रॉन्ग एक्शन इन एडवांस। जब आप श्वास के साथ जुड़े रहते हैं तो आपकी भावना के साथ भी आपका कनेक्शन बन जाता है। आपके भावना में अगर गलत विचार आ रहा है तो सीधे गलत एक्शन नहीं होता, पहले वो भावना के स्तर पर फिर विचार के स्तर पर आता है। तो उस स्तर पर आपको पता चल जाएगा कि ये काम मैं गलत करने वाला हूं, और अपने आप को आप पहले से रोक सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे, और सिचुएशन में रिएक्शन नहीं करेंगे, अपने आप को रिएक्शन से बचा सकेंगे। क्योंकि एक रिएक्शन करेंगे और अधिक रिएक्शन आपके जीवन में आएगा, तो वो आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। इसके अलावा जब आप काम के समय इस तरह से जुड़ाव रहेगा तो आपका डिस्टरबेंस दूसरे विचारों से कम रहेगा, तो आपकी मिस्टेक्स ऑटोमेटिक कम होगी, और काम जो होगा वो बेहतर होगा। संभावना हर समय यही रहेगी कि काम आपका फास्ट होगा, बेहतर होगा, मिस्टेक्स कम होगी। इसका मतलब सफलता आपको ज्यादा मिलेगी, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपका तनाव का रास्ता कम रहेगा और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा, आपका सक्सेस भी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जीवन में आपकी ज्यादा खुशहाली स्वतः ही आएगी, आपको खींच के लाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सहज रूप में आपके जीवन में आ सकते हैं यदि आप जीवन में इसे अपनाते हैं, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक परसेप्शन ऑफ फीलिंग। तो ये तो हुआ, सहज रूप में ये लाभ आपको मिलेंगे। आपने ज्यादा एफर्ट नहीं किया, केवल आपने डायनेमिक परसेप्शन और ब्रीदिंग से जुड़ने से इतना फायदा हो गया। लेकिन अगर एफर्ट करते हैं तो और ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और कौन नहीं चाहेगा कि हमें ज्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि एफर्ट बेकार नहीं जाता। एफर्ट करते हैं तो आपका लाभ, सक्सेस जो भी है वो आपका अधिक से अधिक होने लगता है। अब किस रूप में आप एफर्ट कर सकते हैं, आपको अलग से समय नहीं निकालना है, लेकिन कुछ बातों का कुछ हम टिप्स दे रहे हैं। पहली बात है, आई विल बी काम एंड चीयरफुल। ये आपने यदि संकल्प कर लिया कि मैं शांत और प्रसन्न रहूंगा, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति नहीं, कोई माई का लाल नहीं जो आपको अशांत कर सके, अप्रसन्न कर सके। अगर आपने सोच लिया मैं शांत रहूंगा, तो आप भले ही परीक्षा में फेल हो जाएं या कोई गेम में हार जाएं, लेकिन आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि आपको पहले से कंडीशन कर लिया। अगर लकड़ी पहले से गीली रहती है तो उसमें आग क्या उसे जला सकेगी? नहीं जला सकेगी। तो आप अपने आप को ठंडा बना के रखेंगे, क्या संकल्प के साथ, तो आपको कोई भी छेड़ नहीं सकता। दूसरी बात, सामान्य रूप से आप अननेसेसरी और नेगेटिव से बचेंगे, लेकिन साथ साथ में आपका अगर संकल्प जुड़ जाए कि मैं अननेसेसरी काम से नहीं जुड़ूंगा और नेगेटिव काम तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, करूंगा सही के सिवा कुछ नहीं करूंगा, ये लाइन यदि आपके दिमाग में घुस जाए तो आपके जीवन में बहुत सुरक्षा तो मिलेगी, और कितना कुछ लाभ उसमें ऐड हो जाएगा। क्योंकि जो आपने अन अन अननेसेसरी और नेगेटिव का स्थान जो आपका बचा है, उसके पास तो कुछ बढ़िया चीजें मिलनी है आपको। सेलेक्टिव एक्शंस,
एक्शन सारे हम नहीं कर सकेंगे। विवेक पूर्वक, विवेक पूर्वक कौन सा एक्शन करना है, कितना एक्शन करना है, आप विवेक का प्रयोग करिए, कलेक्टिव एक्शन करिए और उसे बेस्ट रूप में करने का चेष्टा करिए। मैं मंजन भी कर रहा हूँ तो उसे अच्छी ढंग से करना है, मैं भोजन भी कर रहा हूँ, आपको अलग से तो कोई समय नहीं निकालना है, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं मैं उसे और बेहतर ढंग से करूँ। और भी खास चीज है कसाय डिफिटिंग एक्शंस और नो एक्शंस। कसाय आपको जहां खींच रही है कि ये करना है या ये नहीं करना है, उसके विरुद्ध चल के देखिए। कसाय आपको बोलता है मिठाई ज्यादा खानी है, लेकिन विवेक बोलता है मिठाई कम खानी है। तो आप विवेक की बात मान कर देखिए, कसाई को डिफीट करके देखिए। तो क्या है कि कसाई बोलता है अभी और सो जाओ, लेकिन विवेक बोलता है मुझे जल्दी उठना चाहिए। आप कसाई की बात मत मानिए, राग द्वेष की बात मत मानिए, लाइक डिसलाइक की बात मत मानिए, विवेक की बात मानिए। तो देखिए आपके जीवन में कितना और ज्यादा आनंद और लाभ मिलता है। कसाई जो है वो केवल प्रियता अप्रियता में ले जाना चाहता है, यानी सत्य से दूर ले जाना चाहता है। लेकिन आप स्वयं सत्य के भीतर जाएं, अपने आप से दूर ले जाता है तभी समस्या होती है। तो स्वयं समय निकालकर हम अपने बारे में जानने का, देखने का, देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं हम, दूसरों का सुन के भी सीखते हैं और पढ़ के भी, आदि से चिंतन करके भी हम अपने बारे में जानते हैं। तो जीवन के बारे में, खुद के बारे में और अधिक जानने की चेष्टा करें, मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या अच्छाई है और क्या अच्छा हो सकता है। इस तरह कई तरह के क्वेश्चन का जवाब अपने आप को दे सकते हैं। प्लानिंग एंड एनालिसिस, ये अगर जीवन में जोड़ लेते हैं, प्लानिंग एंड एनालिसिस का मतलब है आप सत्य को गहराई में से खोद के निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। कोई भी काम एक करना हुआ और किसके साथ, प्लानिंग के साथ करना हुआ, और केवल कर दिया और करने के बाद आपने एनालिसिस किया। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हमने किया, तो फंक्शन से पहले हम प्लानिंग करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी कुछ गलतियां हो जाती है, बाद में हम एनालिसिस करते हैं, तो क्या गलती हुई है उससे हम सबक लेते हैं, तो अगले फंक्शन के लिए हम और बेटर प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो ये प्लानिंग एनालिसिस सब काम से जुड़ जाए। एक सामान्य रूप में दिन की प्लानिंग सुबह सुबह हो जाए या एक रात पहले हो जाए, और दिन के एंड में एनालिसिस हो जाए कि आज क्या किया, कितना किया, कैसे किया और बेटर कैसे हो सकता था। ये अपने आप को पूछिए, जितना अपने आप को पूछेंगे आपकी जागरूकता और विवेक बढ़ेगा, और ऑटोमेटिक कसाई जो है वो घबरा जाएगा, शर्मा जाएगा, धीरे धीरे अपने आप वो कम होने लगे। तो ये मैंने कुछ स्टेप बताए हैं जो यदि आप जीवन से जुड़ते हैं, एफर्ट करते हैं, तो आपके जीवन में और ज्यादा लाभ मिलेगा। पर डायनेमिक पर्सन परसेप्शन ऑफ ब्रीथिंग का। अब हम, ये तो हमने कुछ बातें बताई। डायनेमिक यानी, डायनेमिक तो एनर्जी देने के लिए है, मूवमेंट से भी कनेक्टेड है। अब जो प्राइमरी मेडिटेशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप कहेंगे प्राइमरी मेडिटेशन के बारे में तो हमने कुछ बताया नहीं। प्राइमरी मेडिटेशन के बारे में आप यूट्यूब से, जगह जगह से आपको अनेक बातें मिलेगी। प्रेक्षा फाउंडेशन के कोई भी साइट से जुड़ सकते हैं। ये परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग है, इसको आप जनरल प्रैक्टिस में करते हैं। और ये जो सिटिंग सेशन है, यानी प्राइमरी मेडिटेशन है, इसमें आप चाहें तो शरीर प्रेक्षा कर सकते हैं, विचार प्रेक्षा कर सकते हैं, कायसर कर सकते हैं और श्वास प्रेक्षा भी कर सकते हैं। आइए हम छोटा सा प्रयोग करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा टास्क देने वाला हूं। छोटा सा प्रयोग क्या करेंगे, ध्यान की मुद्रा में बैठने हैं, नंबर वन। नंबर टू, अपने शरीर को अनुकूल बनाना है। शरीर को अनुकूल कैसे बनाएंगे, सीधा बैठना है, गर्दन मेरुदंड सीधा रखना है बिना कोई अकड़न के, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा रख सकते हैं, आंखें कोमलता से बंद रखना है और शरीर को स्थिर करना है। नंबर वन, स्थिर करना है। और नंबर टू, शरीर को शिथिल करना है।
शिथिल, रिलैक्स करना है, एकदम रुई की तरह हल्का बना देना है, तनाव से दूर कर देना। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, हम श्वास को और माइंड को अनुकूल बनाएंगे। पहले हमने बैठा, पोषण ली। दूसरा, हमने शरीर को अनुकूल बनाया। अब हम धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म में जा रहे हैं, श्वास और मन को अनुकूल बनाएंगे। और उसको अनुकूल बनाने के लिए बहुत फैंटास्टिक प्रयोग है, महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि क्या है? महाप्राण ध्वनि है श्वास भरना और छोड़ना। छोड़ने के साथ हम भंवरे की तरह नाक से गूंजन करते हैं। श्वास भरते हैं, छोड़ते समय नाक से भंवरे की तरह गूंजन करते हैं। तो कम से कम 5 बार महाप्राण ध्वनि करना है हमें को। मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूं। श्वास मैंने पूरा भरा। श्वास मैंने पूरा छोड़ा, नाक से की भंवरे की तरह गूंजन करते हुए। इसी तरह हम कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार ऐसे कर सकते हैं। तो आइए छोटा सा प्रयोग करते हैं। और इसके बाद परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग आपकी रहेगी उसे केवल परसीव करो। बस, ये 3 स्टेप का प्रयोग। छोटा सा प्रयोग करते हैं। नंबर 1, बैठने की मुद्रा में सही मुद्रा को एज्यूम करें। गर्दन मेरुदंड सीधा रखें, बिना कोई अकड़न के। आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा। शरीर को स्थिर करें, प्रतिमा की भांति, स्टैचू की तरह। स्टेडीनेस, नो मूवमेंट एट ऑल। शरीर को शिथिल करें, पैर से लेकर सिर तक। चित्त को पूरे शरीर में फैलाएं। शिथिलता का सुझाव दें, शिथिलता का अनुभव करें। अब हम श्वास को और मन को अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो पहले भी महाप्राण ध्वनि कर सकते थे, या इस स्टेज पर भी कर सकते हैं। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। आप श्वास प्रेक्षा से जुड़ जाएं। केवल आते जाते श्वास का अनुभव करें।
कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं। आप में विचार प्रेक्षा भी करें, क्या कोई विचार मेरे मन में आ रहा है? विचार को भी देखने के लिए तैयार रहें। मन के आसमान में यदि कोई विचार उड़ता हुआ दिखे तो उसे छेड़े नहीं, केवल देखें। वो उड़ते हुए आया, उड़ते हुए चला जाएगा। स्थिर रूप से श्वास के साथ अपने आप को जोड़े रखें। श्वास के साथ जुड़ने का मतलब स्वयं के साथ जुड़ना, भीतर की शांति के साथ जुड़ना, भीतर के आनंद के साथ जुड़ना, भीतर के सत्य के साथ जुड़ना। प्रयोग संपन्न करें, धीरे धीरे आंखें खोलें। ये आप प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिटेशन के बारे में कुछ परिचय दिया, कुछ लाभ बताए, कुछ प्रयोग बताए। जो आपको उचित लगे धीरे धीरे उसे आप जीवन में अपनाएंगे। अब एक चैलेंज, एक होमवर्क के रूप में मैं आपको देने जा रहा हूं। ये है 1 वीक का चैलेंज। किसी और के साथ नहीं, अपने आप के साथ। एक नया सप्ताह कल से आरंभ होने वाला है। तो डायनेमिक प्रेक्षा मेडिटेशन में जो कुछ आपने सीखा या जो कुछ आप पहले से जानते हैं, उसका लाभ लेते हुए, उसका प्रयोग करते हुए, अभ्यास करते हुए, सामने वाला जो हफ्ता है उसमें आपको अपनी डेली रूटीन है उसके ऊपर फोकस करना है और उसे इम्प्रूव करना है। चैलेंज किसी के साथ नहीं है, स्वयं के साथ है। पिछले हफ्ते से ये हफ्ता बेहतर होना चाहिए। यानी समय के साथ आपको विशेष रूप से जुड़ना है, प्लानिंग भी, एनालिसिस भी, और चैलेंज करना है अपने आप से। मैं ये इस रेस में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। मैं स्वयं से जीतूंगा। मेरी जो बाधाएं हैं उससे मैं जीतूंगा। आपके 3 पार्ट हो सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, पार्ट बाय पार्ट। मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो वैसे आपकी जैसी इच्छा है वैसे आप तय करें, लेकिन रात को आप एनालिसिस जरूर करें और सुबह प्लानिंग जरूर करें। और आज, कल का पूर्व संध्या है, उसमें प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है, पहले 2 दिन है यानी सोमवार मंगलवार, उसमें आप इवनिंग शिफ्ट को पकड़ें। इवनिंग शिफ्ट में आप अपनी प्लानिंग करें कि मेरे को क्या चेंजिंग लाना है, बेटर क्या करना है। मेरे को रात को मंजन करना चाहिए या रात को टीवी मोबाइल कुछ कम करना चाहिए, या जो भी आप समझते हैं, परिवार को समय देना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, या जो भी आप समझते हैं कम से कम कुछ इंप्रूवमेंट करना है। तो 2 दिन आपके पास है, या फिर आप लेना है आपको। सोमवार मंगलवार इवनिंग शिफ्ट के ऊपर फोकस करना, फिर करना है मॉर्निंग शिफ्ट के ऊपर फोकस। बुधवार बृहस्पतिवार मॉर्निंग शिफ्ट के ऊपर फोकस करेंगे, जितना आप उसमें चेंज करके या इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं। और फिर शुक्रवार शनिवार को डे शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। और अंत में फिर संडे को आप पूरे दिन का प्लानिंग एक साथ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप अपना चैलेंज को बढ़ा सकते हैं। और एक हफ्ते में यदि आपको लगे कोई इम्प्रूवमेंट लगा है, नहीं इम्प्रूवमेंट होता है, तो आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, प्रयास वापस करना है। और अगर इम्प्रूवमेंट लगता है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और यदि कोई मेरे को पॉजिटिव मैसेज लगा तो संभवतः उस दिन मैं अपने स्टेटस में आपका
जो रिस्पॉन्स है वो डाल सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं होता है, वैसा सोचना ही नहीं है अगर नहीं होता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें असफलता से निराश नहीं होना है, प्रयास करते रहना है, पॉजिटिव हर समय रहना है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एक्शन, ये हमारा स्टॉप नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं।